दुर्गेशन भटनागर। सुर्खियों में हम उन खबरों पर मंथन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं जो अखबारों की, न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी होती है और उसके आगे की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। जो अखबारों में सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है उसमें महत्वपूर्ण है राजस्थान की विकास परियोजनाओं और में जो भागीदारी और निवेश की जो संभावना है उसके चर्चा के लिए सिंगापुर में बिजनेस मीट का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन ये बिजनेस मीट चलेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगुवाई में वरिष्ठ अधिकारियों और उद्यमियों का एक दल सिंगापुर में मौजूद है। बिजनेस मीट में राज्य, सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधियों, अधिकारियों, विभिन्न निजी कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ जल प्रबंधन, ढांचागत और नगरीय विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास, तकनीकी और उसके साथ साथ पर्यटन में भी वो चर्चा करेंगी और परियोजना में भागीदारी और निवेश की संभावनाओं पर भी बैठक में चर्चा होगी। और एक और जो सुर्खी बनती हुई नजर आ रही है वो है बीएसपी के धौलपुर से जो विधायक है बीएल कुशवाहा, वो आज कोर्ट में सरेंडर करने वाले। ये भी एक सुर्खी बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चिटफंड कंपनी के नाम से कई और बड़ी ठगी का उनके ऊपर आरोप है। बीएसपी विधायक पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सिस्टम में धूल झोंक कर विधायक भी वो बने हैं और इस पूरे मामले में बीएसपी ने अपने आप को, विधायक उन्होंने अपने आप को फंसाने के आरोप ही लगाए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और एक और जो सुर्खी बनती हुई नजर आ रही है और सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता दी है वो है राजस्थान के क्रिकेट से जुड़ी हुई, जहां आरसीए के पदाधिकारियों ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों से मिलने के लिए आज वो मुंबई जा सकते हैं। ये बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरसीए अधिकारियों अमित पठान है, उन्होंने कल पदभार ग्रहण कर लिया था। साथ ही नागौर जिला संघ को भी निलंबित कर दिया गया था। पदभार संभालने के बाद आरसीए दफ्तर में अमित पठान और उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। वहीं ललित मोदी के कानूनी सलाहकार महमूद आबदी ने जयपुर के होटल में अपने गुट के साथ एक बैठक भी की और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की है। कुल मिला के क्रिकेट के जो भविष्य है उसको लेकर संभावनाएं तलाशी जाए। तो जो सबसे बड़ी सुर्खी बनती हुई नजर आ रही है और राजस्थान में निवेश को लेकर है। आखिर राजस्थान में निवेश कैसे आया उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने कवायद शुरू कर दी है और इस कवायद के तहत ही एक बिजनेस मीट में वो गई है सिंगापुर और सिंगापुर में वहां के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगी, वहां के जो कंपनी के जो लोग हैं उनसे मिलेगी, वहां के अधिकारियों से मिलेगी और किस तरीके से राजस्थान में निवेश आए इसके ऊपर चर्चा होगी। श्याम जी, एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अब निवेश के लिए अब विदेश के दौरे पर हैं और सिंगापुर में है और पूरा लाव लश्कर के साथ वो वहाँ है। अधिकारी लोग भी वहाँ पर गए। पर्यटन की अगर बात करें, अगर नगरीय विकास की बात करें और उसके साथ साथ जल प्रबंधन एक बड़ी बात है, उसके लेकर भी संभावना तलाशने के लिए वो सिंगापुर के दौरे पर है। मुख्यमंत्री पहली बार सिंगापुर गए हैं जी, छोड़ने के बाद, क्योंकि उनका विजन निश्चित रूप से बड़ा है और वह विदेशों में कई बार गए हैं। उनका रहता है कि 50 साल आगे का क्या हाल हो रहा है जी, उसको लेकर के उन्होंने सिंगापुर में दौरा शुरू किया और अधिकारियों से पहले चली गई। वहाँ के उप प्रधानमंत्री से वह मिली है, रात्रि भोज हुआ है। उसके अलावा जल संसाधन मंत्री उनसे मिलने का कार्यक्रम है और हमारे यहाँ मीट शुरू करी है उन्होंने। आज से शुरू हो रही है और 16 तारीख तक चलेगी। उसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी कौन कौन सी योजना है और आप निवेश करिएगा, इसमें आपको क्या मिल सकता है। उनका विजन भी उन्होंने कहा है कि कोई अगर धार ले कि विकास है, करना है तो कैसा संभव है, सब कुछ है। क्योंकि हमारे यहाँ नदियों से जोड़ने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसको किस प्रकार से सफल बनाया जाए और ये निवेश संभव जब भी होगा जबकि बड़े लोग आए और अच्छी तकनीक हमारे यहाँ है। बिना तकनीक के संभव नहीं है। तो हमारी जो योजना है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारे कॉरिडोर वाला भी चल रहा है, उसमें निवेश किस प्रकार से हो, किस प्रकार से तेजी से विकास हो, तो हमारा केवल राजस्थान के लोग आकर के विकास करते हैं संभव नहीं है। तो हम विदेश की तकनीक अच्छे ढंग से यहाँ ला पाए और उसमें निवेश
हो और तकनीक का अच्छे से अच्छा प्रयोग हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी वो देखने वहां जा रही हैं, तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो बिगड़ा हुआ ढर्रा है उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, ये सब चीजें राजस्थान के लिए सुखद है। विकास की दृष्टि से भी इसको अच्छा माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस बात के लिए तो बधाई भी देना चाहिए कि वह देश से निकलकर विदेश में गई है और विदेश से निवेश लाएंगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास संभव हो पाएगा। और ये हमारे लिए सुखद वो भी होगा, संदेश भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तक शाम जी एक और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपना अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पानी की बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी है और पूरे अगर देश की बात करें तो 1% भाग पानी का जो है वो हमको मिलता है, 1% हमारे पास पानी है पूरे देश का। तो ऐसे में पानी एक बहुत बड़ा आज एक मुद्दा है और उसका प्रबंधन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी चर्चा होने की बात है। वहां पर जिस तरीके से वाटर मैनेजमेंट की बात चल रही है, वहां पर जिस तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया हुआ है, क्या वो यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है? नहीं, देखिए आप देखिए नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम की घोषणा की है और शुरुआत हो गई है, वहां पर मैनेजमेंट निश्चित रूप से अच्छा है। वहाँ पानी को बड़ी श्रेष्ठता से रखा जाता है और हमारा बारिश का पानी नदियों में आता है लेकिन बह के चला जाता है, उसको उपयोग नहीं कर पाते। यदि हम इसका उपयोग ढंग से कर लेंगे तो राजस्थान का विकास बहुत तेजी से, जो हमारा पानी ही तो यहाँ पर कमी है, बाकी तो हमारे यहाँ सब कुछ है, यहाँ पर जमीन भी खूब है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन पानी नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। पानी है वो बारिश का बह के चला जाता है। नदियों को अगर हम जोड़ लेंगे तो आने वाला समय राजस्थान एक विकास की धारा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और सिंगापुर वाली नीति को अगर यहाँ अपना लेंगे तो हमारे यहाँ पानी का सदुपयोग हो गया तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है और अच्छे कदम के साथ साथ अगर वहाँ का निवेश और वहाँ की तकनीक यहाँ आ गई तो उसको काम को करने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि बड़ा काम है। तो नदियों को जोड़ना कह सकते हैं कि ये जो दौरा है वाकई सफलतापूर्वक रहना चाहिए दौरा और इसकी वजह से कई हमारे यहाँ पर जो निवेश की जो संभावना है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है। श्याम जी एक और जो सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही, जो सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है, वो है बीएसपी के जो धौलपुर विधायक है पीर कुशवाहा, वो आज सरेंडर करने। जिस तरीके की आंख मिचौनी लगातार चलती रही उनकी और उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए, 3 स्टेट की पुलिस उनके पीछे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उन्होंने सदस्यता भी ग्रहण की थी, तो आप भी जानते हैं किस तरीके से सारा मामला हुआ था। फिलहाल अब कोर्ट में वो सरेंडर करने की बात है, कैसे देखते हैं, क्या वाकई वो सरेंडर करेंगे? क्योंकि अभी अमूमन जिस तरीके की स्थिति उनके साथ बनी हुई देखी गई है तो वो हमेशा बचते रहे पुलिस से, अपने प्रभाव का बहुत बेजा इस्तेमाल करते हुए नजर आए। दुर्गेश जी, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने उनकी जब अग्रिम जमानत ही रद्द कर दी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बचे कैसे। उनको पता है कि आगे कहीं और भी अगर जाते जमानत के लिए तो कोई सहारा मिलेगा नहीं, तो उनको आज सरेंडर करना ही पड़ेगा। उन्होंने उनके सूत्र कह रहे हैं कि भाई सरेंडर होने के अलावा कोई काम नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप है, हत्या का आरोप भी है पुराना, चिटफंड के अंदर उन्होंने कितना कुछ किया है वो सब चीजें कोर्ट तय करेगा। क्योंकि खुद के कहने से ये कह देना कि मैं तो उसमें निर्दोष हूं तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट निर्धारित करेगा कि कौन निर्दोष है क्या है। आप देखिए विधानसभा में जब शपथ ली थी तो किस प्रकार से उनको आना पड़ा था, क्या हुआ था, उसके बाद विधानसभा में इन्होंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र किया तो उसको कैंसिल कर दिया गया की छुट्टी। उसके आरोप है कि सरकार मतलब उनके द्वेष की वजह से उनके साथ इस तरीके का। देखिए द्वेष तो जब होता कि कोर्ट अगर जमानत दे देता और उनको निर्दोष साबित कर देता तो सरकार के लगाए हुए आरोप सही हो जाते, लेकिन उनके आरोप अभी सही नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कोर्ट ने जब जमानत नहीं दी तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको वहां अंदर जाना ही पड़ेगा। उससे दो राय नहीं। आप कोर्ट बाद में क्या करता है क्या नहीं करता, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप को सिद्ध करना पड़ता है। और बीएसपी विधायक इस चीज को मानना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि भाई मेरे को मैं विधायक चुना गया हूँ सरकार के, मैंने एमएलए को हराया है इसलिए मेरे पीछे पड़े। तो ये सब कह देना तो ठीक है, लेकिन आपने चिटफंड में घोटाला किया है तो बात सही है, आपका हत्या में हाथ है ये तो बात सही है। तो अब इन सब चीजों को बचने के बजाय आप कोर्ट में जाकर के कहिए ना कि मैं इस प्रकार से सारी चीजें तय करिएगा। कह सकते हैं शर्मा जी की कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। एक और जो सुर्खी बनती नजर आ रही है वो है क्रिकेट को लेकर।
और क्रिकेट में जिस तरीके से कल आरसीए के अंदर हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब ललित मोदी की जो सत्ता थी उनको जिस तरीके से वो अध्यक्ष बने थे और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर और यहाँ के क्रिकेट के ऊपर जिस तरीके से बंदिशें लगी, उसके बाद ये कुछ अब नई एक दौर नजर आ रहा है कि कार्रवाई करते हैं और उसके बाद स्थिति ये होती है कि निलंबित कर दिया जाता है। नागौर का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी निलंबित कर दिया जाता है और अब अमीन पठान है वो कार्याध्यक्ष उनको बना दिया जाता है। और अब आज उनकी मुलाकात मुंबई में जाके बीसीसीआई के अधिकारियों से, तो कैसे देखते हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो नुकसान हो रहा था, जो हमको खेलने नहीं दिया जा रहा था घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में, क्या वापस वो शुरुआत हो पाएगी? विवेक जी, क्यों आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर चुनाव हुआ था और ललित मोदी चुने गए थे। अब ललित मोदी चुन तो लिए गए, लेकिन वो विदेश में है, राजस्थान आ नहीं सकते, वो क्रिकेट का कोई काम नहीं कर सकते। तो राजस्थान क्रिकेट का विकास कैसे हो? अब ये निश्चित रूप से आप देखिएगा कि अमीन पठान किसी के व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित हो गए ऐसा नहीं लगता है। इनके ऊपर निश्चित रूप से पीछे बहुत बड़ा हाथ है। अरुण जेटली और वसुंधरा का भी इनके ऊपर जबरदस्त हो सकता है। इस कारण से जो कुछ हुआ है राजस्थान के क्रिकेट के लिए भले के लिए हुआ है, क्योंकि अब ये राजस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनका क्या प्रक्रिया होगी वो बात की बात है, लेकिन ये जाएंगे बीसीसीआई के ऊपर। बीसीसीआई निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिबंध लगाए गए उनको हटाएगा, हमारे खिलाड़ियों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा।